नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पल्स टिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जब हम लोग टिक वेल्डिंग में पल्स सेटिंग करते हैं तो उस दौरान हमें किस किस पैरामीटर्स को सेट करने की आवश्यकता होती है और उस पैरामीटर्स को सेट करने के लिए हमें किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, किस चीज़ को ध्यान में रख करके उन पैरामीटर को हमें सेट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पल्स टिक के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पल्स टिक होता क्या है दोस्तों। पल्स टिक दोस्तों, पल्स टिक एक वेल्डिंग प्रोसेस है दोस्तों, एक प्रोसेस है वेल्डिंग करने का। इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में वेल्डिंग के दौरान दोस्तों करंट लो लेवल से हाई लेवल से लो लेवल तथा लो लेवल से हाई लेवल कंटिन्यूअसली वेरी करता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस प्रोसेस में वेल्डिंग के दौरान जो करेंट है दोस्तों वो कंटिन्यूअसली हाई लेवल से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल में वेरी करता है दोस्तों। ये इस जो पल्स टिक में इस तरह का करंट वेल्डिंग के दौरान वेरी करता है दोस्तों। जो कि आप लोग जानते हैं कि टिक वेल्डिंग में जो दोस्तों हम लोग जो जनरली जो टिक वेल्डिंग यूज़ करते थे, टिक वेल्डिंग जो यूज़ करते थे उसमें हम लोग कांस्टेंट करंट टाइप के पावर सोर्स यूज़ करते थे दोस्तों। तो कांस्टेंट करंट का पावर सोर्स में क्या होता था दोस्तों कि यदि हम लोग वेल्डिंग के लिए 110 एम्पियर हमने सेट कर दिया तो वेल्डिंग के दौरान ये चेंज नहीं होता था, वो कांस्टेंट रहता था, 110 ही एम्पियर हमें मिलता था जब तक कि हम लोग उसको कम ना कर दें या फिर उसको बढ़ा ना दें दोस्तों। तो ये अपने आप चेंज नहीं होता था कंटिन्यूअसली दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है पल्स टिक में दोस्तों कि इसमें वेल्डिंग के दौरान अपने आप जो है अपने आप क्या हमें सेटिंग करना पड़ता है दोस्तों। हाई करंट और पिक करंट और बैकग्राउंड करंट हमें सेटिंग करना पड़ता है और वेल्डिंग के दौरान उसी को बेस मान करके हमारा जो वेल्डिंग करंट है वो हाई लेवल से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल वेरी करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है पल्स टिक दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसमें जो है जो वेल्डिंग करंट है वेल्डिंग के दौरान कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोगों ने जाना पल्स टिक के बारे में दोस्तों। अब पल्स टिक में जो हम लोग दोस्तों जब पल्स टिक की वेल्डिंग करने पल्स टिक से हम लोग किसी भी मेटल को वेल्डिंग करने जाएंगे तो मशीन में जब हम लोग पल्स सेटिंग करेंगे दोस्तों तो कौन कौन से पैरामीटर पे ज़्यादा ध्यान देना है और किसको सेट करना वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने लिख रखा है। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा पिक करंट दोस्तों, उसमें पिक करंट सेट करना होगा, पिक करंट ड्यूरेशन सेट करना होगा, बैकग्राउंड करंट सेट करना होगा, उसके बाद बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन सेट करना होगा दोस्तों। ये मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है दोस्तों, ये हमें पल्स की सेटिंग में सेट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि पिक करंट होता क्या है और ये किसके आधार पे सेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आईपी जो है वो पिक करंट को इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पिक करंट जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं पिक करंट होता क्या दोस्तों। तो हाई लेवल करंट को पिक करंट कहते हैं दोस्तों। हाई किसको कहते हैं? हाई लेवल करंट को पिक करंट कहते हैं दोस्तों। तो देखिए इस जो ये डायग्राम है इसमें मैंने दिखा रखा है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को इंडिकेट कर रखा है और वाई एक्सिस पे वेल्डिंग करंट को इंडिकेट कर रखा है। ये 0 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, 150 एम्पियर है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड मैंने टाइम दिखा रखा है दोस्तों। तो इसमें कह रहा है कि हाई लेवल जो करंट है उसी को पिक करंट कहते हैं दोस्तों। तो इस डायग्राम में हाई लेवल करंट कौन सा है? ये वाला करंट है 150 एम्पियर। तो 150 एम्पियर को हम लोग पिक करंट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब पिक करंट का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है दोस्तों? तो इसका जो फंक्शन है वो इसका जो उपयोग है वो मेल्टिंग पर्पस में किया जाता है। बेस मेटल को मेल्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेल्टिंग पर्पस में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। इस बेस मटेरियल को मेल्टिंग के लिए हम लोग जो है पिक करंट को सेट करते हैं। हमें जितना चाहिए रहता है उतना हम पिक करंट पावर सोर्स में सेट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अब हम बात करते हैं कि ये जो पिक करंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों।
तो हमारा जो पीक करंट है वो दो चीज़ों पे ध्यान डिपेंड करता है। पहला होता है थिकनेस ऑफ बेस मेटल और दूसरा होता है थर्मल कंडक्टिविटी। जो हम लोग पिक करंट की सेटिंग करेंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग दो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक तो बेस मेटल का थिकनेस यानी कि बेस मेटल की मोटाई को ध्यान में रखेंगे और दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी, बेस मेटल के थर्मल कंडक्टिविटी को भी ध्यान में रख कर के ही हम लोग पिक करंट की सेटिंग करेंगे दोस्तों। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका थंब रूल क्या कहता है कि अगर बेस मटेरियल अगर हमारा मोटा हो, अगर बेस मटेरियल हमारा ज़्यादा थिकनेस वाला हो, तो उस स्थिति में हमें पिक करंट को हाई पे सेट करना पड़ता है दोस्तों। आप लोग को पता भी है कि जब जितना ही ज़्यादा मोटा मेटल को हमें वेल्ड करना होगा तो उसके लिए हमें हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत हाई हीट रिक्वायर्ड होगा। तो इस स्थिति में हमें एम्पियर क्या करना होगा, हाई सेट करना होगा दोस्तों। तो अगर इस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि एक ये हमारा मेटल है और एक ये मेटल है दोस्तों, दोनों एल्युमिनियम का प्लेट है और दोनों का थिकनेस अलग अलग है दोस्तों। ये 1 मिलीमीटर का है, ये 3 मिलीमीटर का है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग 3 मिलीमीटर एल्युमिनियम प्लेट के लिए अगर हम लोग पल्सेटिंग में पिक करंट की सेटिंग करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए हमें आईपी कितना सेट करना होगा, क्योंकि इसका थिकनेस क्या है, इस मेटल के हिसाब से इसका थिकनेस कितना है, ज़्यादा मोटा है। तो इसमें हम लोग अगर 150 एम्पियर सेट कर देते हैं, और वहीं अगर हमें दूसरे मेटल यानी कि इस मेटल के लिए अगर हमें आईपी सेट करना होगा दोस्तों, तो इस मेटल के लिए हमें क्या करना होगा, आईपी जो 1 मिलीमीटर के लिए, जो 1 मिलीमीटर थिकनेस के लिए अगर हम लोग सेट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग 100 एम्पियर भी सेट कर देते हैं। तो आसानी से हमारा मेटल मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज़ होकर के वेल्डिंग हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा बढ़ता है तो उस स्थिति में हमें जो हाई लेवल करंट है यानी कि पिक करंट है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत होती है, अपर लेवल में सेट करना पड़ता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि मेटल का थिकनेस कम होता है, शीट मेटल को वेल्डिंग करना है, तो उस स्थिति में हम मटेरियल का जो उस स्थिति में जो वेल्डिंग करंट होगा वो लो लेवल पे ही सेट करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं सेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हाई सेट कर देते हैं तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उस टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आएगी वेल्डिंग के दौरान दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला थिकनेस ऑफ बेस मेटल, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बेस मेटल के थिकनेस पे को किस तरह से हम लोग देखेंगे और क्या देख करके हमें सेट करना है। तो थिकनेस देखना है, अगर मोटा है, अगर थिकनेस, अगर किसी मेटल का किसी जॉब का थिकनेस अगर ज़्यादा है, ज़्यादा थिकर मेटल वेल्डिंग करना है, तो उसके लिए जो करंट होगा वो हाई सेट होगा। अगर मान लीजिए कि थिन मेटल है तो उसके लिए जो पिक करंट होगा वो लो में सेट होगा दोस्तों। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि मान लीजिए कि कोई मेटल है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, तो उसके लिए हमें हाई पिक करंट ही सेट करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा पिक करंट के लिए दोस्तों। आप लोग पिक करंट को समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, पिक करंट ड्यूरेशन को कैसे सेट करेंगे, इसका किस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिक करंट ड्यूरेशन को समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए पिक करंट ड्यूरेशन को समझ लेते हैं, टीपी को। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पिक करंट ड्यूरेशन होता क्या है दोस्तों। तो पिक करंट ड्यूरेशन वह पीरियड जिसमें करंट हाई रहता है उसे पिक करंट ड्यूरेशन या फिर पल्स ड्यूरेशन कहते हैं दोस्तों, यानी कि वह पीरियड जिसमें करंट हाई रहता है दोस्तों। तो देखिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, जी, एच, आई, जे। तो कह रहा है दोस्तों कि पिक करंट जो ड्यूरेशन होता है वह पीरियड जिसमें करंट हाई रहता है उसे ही पिक करंट ड्यूरेशन बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, सी से डी के बीच में जो होता है यही हमारा ये जो पीरियड है, सी से डी के बीच का जो पीरियड है, इसके बीच में अगर करंट हमारा रह रहा है तो हाई में रह रहा है दोस्तों। ये करंट हाई रह रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
पीक करंट बोलेंगे, और पीक यहाँ से इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, पीक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे दोस्तों, टी बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि सी से डी को पीक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे, एफ जी को पीक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे, और जे और के को भी पीक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि अगर देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि वह पीरियड जिसमें हमारा जो वेल्डिंग करंट है वो हाई रहता है, तो देखिए 10 से 15 सेकंड में हमारा करंट क्या रह रहा है, हाई रह रहा है। फिर 25 से 30 सेकंड में क्या रह रहा है, हमारा करंट हाई रह रहा है। फिर इधर भी देख लीजिए 40 से 45 सेकंड में हमारा क्या रह रहा है, हाई रह रहा है। यानी कि ये 10 से 15 का जो पीरियड है वो हमारा पीक करंट ड्यूरेशन है। 25 से 30 वाला जो पीरियड है वो भी हमारा पीक करंट ड्यूरेशन है। 40 से 45 वाला जो सेकंड वाला जो हमारा पीरियड है वो भी हमारा पीक करंट ड्यूरेशन है। जबकि 0 से 10 का जो पीरियड होगा वो बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन हो जाएगा। फिर 15 से 25 वाला जो होगा, 25 सेकंड वाला जो हमारा होगा टाइम, वो भी बैकग्राउंड ड्यूरेशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा पीक करंट ड्यूरेशन कहलाता है दोस्तों। अब जो पीक करंट जो है, जो पल्स पीरियड या फिर पीक करंट ड्यूरेशन जो है वो यह डिसाइड करता है कि किसी मेटल को मेल्ट करने के लिए कितने समय तक हीट की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब जो ये ड्यूरेशन है वो ये डिसाइड करता है कि किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए कितने समय तक हीट की आवश्यकता है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ये मेटल, एक फिर से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। ये शीट मेटल है 1 मिलीमीटर का, और ये 5 मिलीमीटर का एक शीट, ठीक है, 5 नहीं 8 मिलीमीटर का दोस्तों, एक फ्लैट है 8 मिलीमीटर का। अब इन दोनों को वेल्डिंग करना है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेट कर रखा है पिक करंट, आईपी हमने सेट कर रखा है 150 एम्पियर, ठीक है। अब 150 एम्पियर को अगर हम लोग 2 सेकेंड के लिए रखते हैं दोस्तों, अगर मान लो कि हमने टीपी यहाँ पे इनपुट कर दिया 2 सेकेंड, 2 सेकेंड सेट कर दिया, तो 2 सेकेंड तक ही हमें कितना मिलेगा, वेल्डिंग करंट 2 सेकेंड तक ही हमें 150 एम्पियर तक का मिलेगा। और जैसे 2 सेकेंड से तीसरा सेकेंड में जाएगा वो डाउन करेगा, और डाउन करके क्या आ जाएगा, सीधे जो बैकग्राउंड करंट हमने सेट कर रखा है वो सेट कर रखा है उस पर आ जाएगा। तो इस ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए हमने बैकग्राउंड करंट 50 एम्पियर सेट कर रखा है और पिक करंट 150 एम्पियर सेट कर रखा है दोस्तों। तो अब मान लीजिए कि हमें इस मेटल को वेल्डिंग करना, 8 मिलीमीटर के फ्लैट को वेल्डिंग करना है। तो इस मेटल को मेल्ट करने के लिए अगर हमें 4 मिनट की और 4 सेकेंड की आवश्यकता हो, तो हमें 4 ही सेकेंड ड्यूरेशन रखना पड़ेगा, 2 सेकेंड में नहीं हो पाएगा। तो वही देख लीजिए कि यहाँ से जब चला तो 0 से 10 सेकेंड तक जो रहा वो बैकग्राउंड करंट में चला। 0 से 10 सेकेंड तक हमें 50 एम्पियर मिला दोस्तों, और 10 से 15 सेकेंड तक हमें क्या मिला, 150 एम्पियर मिला दोस्तों। अब 10 से 15 सेकेंड में यदि हमारा ये मेटल पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और फ्यूज हो जाता है, तब तो हमारा बैकग्राउंड जो पिक करंट का जो ड्यूरेशन है वो तब तो सही है। अगर नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या करना होगा दोस्तों, हमें पिक करंट का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो वही कहना चाहता है कि जो पल्स पीरियड है या फिर पिक करंट ड्यूरेशन है वो यह डिसाइड करता है कि किस मेटल को मेल्ट करने के लिए कितने समय तक की हीट की आवश्यकता होगी दोस्तों। अगर इसके लिए 5 सेकेंड की आवश्यकता होगी तो इसको 5 सेकेंड देना होगा, इसको 2 सेकेंड की आवश्यकता होगी तो इसको 2 सेकेंड रखना होगा। यानी इसके लिए पल्स पीरियड जो होगा 5 सेकेंड का होगा, इसके लिए पल्स पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड का होगा। तो यहाँ भी वही लॉजिक है, अगर ज़्यादा थिकर मेटल है तो वहाँ पे पल्स पीरियड भी हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना होगा एज़ कम्पेयर टू द थिन मटेरियल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, पिक करंट ड्यूरेशन में, कि जो पल्स पीरियड है अगर हम लोग ज़्यादा देर तक रखते हैं दोस्तों, अगर ज़्यादा देर तक रखते हैं, वही चीज़ें मैं बताना रहा हूँ। अगर मान लीजिए 5 सेकेंड हमने यहाँ 10 से 15 सेकेंड हुए हैं यहाँ पे, तो 10 से 15 सेकेंड क्या हुआ, 5 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड तक रखा, तो मान लीजिए हमें जो हीट मिल रहा है वो
1600 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए इसी को हम लोग पल्स पीरियड को बढ़ा देते हैं और 5 से हम लोग 10 से हम लोग इसको 20 कर देते हैं, यानी कि 5 सेकेंड और बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, हीट ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी भी अगर वेल्डिंग करते हैं तो अगर मान लीजिए हम लोग हीट को एक ही जगह पे रखेंगे ज़्यादा देर तक, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे मेटल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा और उस हीट की वजह से मेटल मेल्ट हो जाएगा और उसमें होल हो जाएगा, वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। या फिर अगर ज़्यादा मोटा मेटल है तब तो ठीक है, लेकिन पतला मेटल है तो उसके लिए क्या होगा, वो होल हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए ये कह रहा है कि यदि पल्स पीरियड ज़्यादा रखते हैं दोस्तों तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा दोस्तों। ये तो स्वाभाविक चीज़ है कि अगर इस पीरियड को बढ़ाते हैं तो वेल्डिंग के दौरान या वर्कपीस के ऊपर, वेल्डिंग के दौरान वर्कपीस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी चीज़ हो गया, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि पीक करेंट का जो ड्यूरेशन है का सिलेक्शन हम लोग किसके आधार पे करते हैं दोस्तों। ठीक है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो पिक करंट ड्यूरेशन है उसका सिलेक्शन किसके आधार पे किया जाता है। तो वो देख लेते हैं, पिक करंट ड्यूरेशन का सिलेक्शन हम लोग किसके आधार पे करेंगे। ठीक है, तो पिक करंट ड्यूरेशन या फिर पल्स ड्यूरेशन का जो सिलेक्शन है वो दो पॉइंट्स को रख करके किया जाता है। पहला पॉइंट्स होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया में साइज ऑफ वेल्ड पूल और दूसरा होता है पेनिट्रेशन। वही जो मैं पहले बताया था, तो ये दो चीज़ को देखते हुए हम लोग पिक करंट ड्यूरेशन का सिलेक्शन करते हैं कि हमें पेनिट्रेशन कैसा चाहिए और साइज ऑफ वेल्ड बीड यानी वेल्ड पूल का साइज कैसा होना चाहिए दोस्तों। यदि हमें लार्जर साइज का वेल्ड पूल चाहिए और गुड पेनिट्रेशन चाहिए, ये गुड चाहिए, लार्जर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पल्स ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। यदि हम लोग पल्स ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं तो हमें लार्जर वेल्ड पूल मिलेगा और बहुत ही अच्छा गुड पेनिट्रेशन वेल्डिंग के दौरान मिलेगा दोस्तों। अगर हम लोग पल्स ड्यूरेशन को कम करते हैं दोस्तों तो उस स्थिति में पेनिट्रेशन हमें कम मिलेगा और जो वेल्ड पूल बनेगा वो लार्जर नहीं बनेगा दोस्तों। तो ये हमारा हो गया पिक करंट ड्यूरेशन या फिर पल्स ड्यूरेशन के बारे में। अब हम लोग तीसरी चीज़ पढ़ते हैं, इसमें जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है बैकग्राउंड करंट के बारे में दोस्तों। तो चलिए अब बैकग्राउंड करंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बैकग्राउंड करंट को क्या किससे इंडिकेट किया जाता है, आईबी से। तो आईबी के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं कि आईबी होता क्या है दोस्तों। बेस करंट को ही बैकग्राउंड करंट कहा जाता है दोस्तों। अब देखो ये बेस करंट है, मैंने पहले ही बताया था, ये 50 एम्पियर जो मैंने बेस करंट सेट कर रखा है, तो ये 50 एम्पियर बेस करंट है, इसी को बैकग्राउंड कहा जाता है दोस्तों। 150 एम्पियर पिक करंट सेट किया था तो इसी को हाई लेवल मैंने सेट किया था 150 एम्पियर, तो इसको पिक करंट बोला गया। और लो लेवल मैंने कितना सेट किया, 50 एम्पियर किया। तो जितना आप लो लेवल सेट करेंगे वो आपका बैकग्राउंड करंट होगा और जो आप हाई में सेट करेंगे करंट वो आपका पिक करंट होगा दोस्तों। ये हमेशा याद रखना है। तो मैंने लो लेवल क्या सेट किया, 50 एम्पियर, तो ये हमारा बैकग्राउंड करंट हो गया दोस्तों। ठीक है, वेल्डिंग के दौरान दोस्तों जो बैकग्राउंड करंट है या फिर बैक करंट है वो दो टास्क परफॉर्म करता है दोस्तों। कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, टास्क कौन कौन सा परफॉर्म करता है। पहला जो टास्क है वो ये परफॉर्म करता है कि मेंटेनिंग द आर्क विथ लो हीट। और दूसरा इसका जो टास्क है वो क्या है, अलाउ द solidification ऑफ वेल्ड। ये वेल्डिंग के दौरान दोस्तों जो हमारा बैकग्राउंड करंट है वो दो टास्क परफॉर्म करता है। एक तो
जो आर्क है उसको लो हीट पे मेंटेन करके रखता है, अर्थात वो वेल्डिंग के दौरान आर्क को बुझने नहीं देता है। और दूसरा जो कार्य है वो वेल्डपुल को सॉलिडिफिकेशन में मदद करता है, वेल्डपुल को सॉलिड करने में मदद करता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आर्क को जीवित रखता है या लाइव रखता है दोस्तों, लाइव रखता है, वो चीज़ देखते हैं दोस्तों। तो मैं पहले ही बताया था कि हमें दो चीज़ सेट करना पड़ता है, बैकग्राउंड करंट और एक पीक करंट दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इस स्थिति में, अब देखिए दोस्तों, ये हमने 50 एम्पियर सेट कर दिया दोस्तों, तो ये बहुत ही कम एम्पियर है, बहुत ही वेल्डिंग के लिए बहुत ही कम एम्पियर है दोस्तों। इस एम्पियर पे क्या होगा कि केवल और केवल जो हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट होगा, लेकिन हीट ज़्यादा नहीं मिलेगा दोस्तों, ड्यू टू लैक ऑफ हीट दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कम वेल्डिंग करंट के कारण जॉब के ऊपर बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगा। और कम हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा कि वहाँ पे क्या होगा कि हमें उस टाइम पे बहुत ही जल्दी वेल्डपुल को सॉलिडिफिकेशन होने का टाइम मिलेगा दोस्तों, इसलिए इसको कूलिंग टाइम भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दो टास्क परफॉर्म करता है। पहला टास्क कि वो मेंटेन द आर्क विथ लो हीट पे आर्क को मेंटेन करता है, क्योंकि लो हीट इसलिए क्योंकि हम लोग लो लेवल करंट जो है बहुत ही कम सेट करते हैं, और कम सेट करने की वजह से हीट बहुत कम जनरेट होता है। ये करंट इतना ही कर पाता है ताकि वेल्डिंग के दौरान जो हमारा आर्क है वो बुझता नहीं है, बस इसी टास्क को परफॉर्म करता है, अदरवाइज वो दूसरा काम नहीं करता है। और इसके अलावा वो दूसरा और एक काम करता है, वो काम करता है दोस्तों कि वो जब वो वहाँ पे उस स्थिति में जब बैकग्राउंड करंट में हमारा करंट रहता है तो उस स्थिति में हीट बहुत कम जनरेट होता है, और जब कम जनरेट होता है तो उस स्थिति में हमारा जो वेल्डपुल है उसको सॉलिडिफिकेशन के लिए अलाउ करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका दो कार्य हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कि इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं कि ये भी जो है वो मेटल के थिकनेस पे भी ये भी है कि हम लोग कितना रखें, कि अगर थिक मेटल है तो उसके लिए हमें कुछ और ही बैकग्राउंड करंट रखना होगा, थिन मेटल है तो उसके लिए अलग बैकग्राउंड करंट रखना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन को हम लोग किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं दोस्तों? टीबी से इंडिकेट करते हैं, टीबी। ये टी हो गया और ये बी हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन दोस्तों। तो बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन क्या किसे कहते हैं दोस्तों? तो वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग के दौरान करंट लो रहता है, वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग के दौरान करंट लो रहता है, उस पीरियड को बैकग्राउंड करंट या फिर बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वो पीरियड है, ये पीरियड है। इस पीरियड में क्या होगा कि दोस्तों ए बी जो पीरियड है, इस पीरियड में हमारा वेल्डिंग जो करंट है वो लो है दोस्तों। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच में जो हमारा है सी से डी के बीच, ई से एफ के बीच में जो हमारा दोस्तों है, यहाँ भी हमारा वेल्डिंग करंट जो है वो लो लेवल में है, ये तो लो में है। यहाँ एच आई में भी लो है, यहाँ भी लो है दोस्तों। तो इस पीरियड में जो यही जो होता है ये हमारा बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन कहलाता है दोस्तों। यानी कि वह पीरियड जिसमें वेल्डिंग के दौरान करंट लो रहता है उसे हम लोग बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन बोलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ए से बी पीरियड में लो है, ई से एफ पीरियड में लो है, एच से आई पीरियड में लो है, या फिर यहाँ से जो भी बोल लीजिए इस पीरियड में भी लो है दोस्तों। तो इस सारे पीरियड में लो है, तो इसी को यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगा उसको हम लोग बोलेंगे बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन दोस्तों, ठीक है। तो अब इफेक्ट क्या होता है बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन का, वो देख लेते हैं। इफेक्ट देख लेते हैं। यदि
यदि बेस करंट ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो उस समय कूलिंग टाइम ज़्यादा होता है तथा वेल्डिंग के दौरान कम हीट जनरेट होता है दोस्तों। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर मान लीजिए कि बेस करंट ड्यूरेशन ज़्यादा है तो इस स्थिति में हीट हमें वर्कपीस के ऊपर बहुत कम मिलेगा, और जब कम मिलेगा और साथ ही साथ जब कम मिलेगा तो हमें पता है कि वहाँ पे कूलिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखना है कि यदि बेस करंट ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है तो उस समय में कूलिंग टाइम हमारा ज़्यादा होगा। यहाँ से यहाँ कूलिंग टाइम हो गया दोस्तों, है ना, कूलिंग टाइम हो गया, कूलिंग टाइम ज़्यादा होगा तथा वेल्डिंग के दौरान कम हीट जनरेट होगा दोस्तों। और चीज़ इसमें क्या है, बैकग्राउंड करंट का सिलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोड के डायमीटर, सिलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड करंट किसके किसके आधार पर किया जाता है। पहला इलेक्ट्रोड का डायमीटर, डाया ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कंपोजिशन, है ना। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है दोस्तों। सिलेक्शन जो होता है इसको हम लोग किस चीज़ पे के आधार पे सेट करते हैं मशीन में, बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन को किस चीज़ के आधार पे सेट करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रोड के डायमीटर पे और इलेक्ट्रोड के कंपोजिशन पे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम लोग टिक वेल्डिंग में कई प्रकार के इलेक्ट्रोड के डायमीटर का यूज़ करते हैं, जैसे 0.8 मिलीमीटर का भी यूज़ करते हैं, 1.6 मिलीमीटर के डायमीटर का भी यूज़ करते हैं, 4 मिलीमीटर डायमीटर का भी यूज़ करते हैं, 3.6 मिलीमीटर डायमीटर का भी यूज़ करते हैं। तो उस स्थिति में हमारा जो बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन होगा वो सबके लिए अलग अलग सेट होगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर हमारा इसके साथ साथ हमें क्या देखना होगा, इलेक्ट्रोड के कंपोजिशन भी देखना होगा दोस्तों, कि हम लोग प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा, और इस चीज़ को भी ध्यान में रख करके ही हमें बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन को सेट करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दो चीज़ पे मतलब कि दो चीज़ पे निर्भर है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन का। तो ये दोस्तों हो गया। तो हम लोग एक बार इसको पूरा शुरू से देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जीरो से लेकर के जो हमने पिक करंट, हाई लेवल करंट जो हमने सेट किया उसको दोस्तों हम लोग पिक करंट बोलते हैं। जीरो से जो हमने लो लेवल करंट सेट किया उसको हम लोग बैकग्राउंड करंट कहते हैं दोस्तों। जितने समय तक हमारा करंट लो लेवल में फ्लो करेगा दोस्तों, लो लेवल में रहेगा जितने टाइम तक, उसे हम लोग बैकग्राउंड करंट ड्यूरेशन बोलेंगे। और जितने टाइम तक हमारा करंट हाई लेवल में फ्लो करेगा दोस्तों या हाई लेवल में रहेगा उसे हम लोग पिक करंट ड्यूरेशन बोलेंगे दोस्तों। तो ये